Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 10 gravitation और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और डिटेल से जानकारी पाने से पहले हम इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 10.7 परफॉर्म करनी है। ओके, सो लेट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 141। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिविटी 10.7। आर यू रेडी? वेल, नाउ आई रीड द एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन देम, सो लिसन केयरफुली। Activity 10.7, textbook page number 141. Take a piece of stone and tie it to one end of the rubber string or a spring balance. अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, एक स्टोन लेना है और इस स्टोन को टाई अप करना है रबर स्ट्रिंग के वन एंड के साथ, या फिर स्प्रिंग बैलेंस लेना है और स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर इसे रखना है। ठीक है। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। अब इसके बाद आपको फिगर को देखना है। देखिए पेज नंबर 141 पर फिगर नंबर 10.6। यहाँ पर दो सिचुएशन आपके सामने हैं। पहली सिचुएशन में elongation of the rubber string due to the weight of the piece of stone suspended from it in air। पहले किस्से के अंदर रबर स्ट्रिंग से स्टोन को टाई अप किया है और उस स्टोन का टाई अप करने के बाद रबर स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड फ्री एंड है उस फ्री एंड को होल्ड किया है हमने फिंगर्स और इसे हवा के अंदर तैरता हुआ हमने रखा है। ठीक है। elongation of the rubber string due to the weight of the piece of the stone suspended from it in the air। ओके, और दूसरे किस्से में वही बात है लेकिन थोड़ा चेंज करके। elongation decrease as the stone is immersed in the water। दूसरे किस्से में हमने इसे पानी में डुबो कर पकड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू elongation of the string or the reading on the balance। तो पहले हमने फिगर की बात की, अब एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने दो एक्टिविटी के पॉइंट्स कंप्लीट किए। सबसे पहले टेक द पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट वन एंड ऑफ द रबर स्ट्रिंग और द स्प्रिंग बैलेंस। सेकंड, सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस और द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर नंबर 10.6a। Now, note the elongation of the string or the reading on the spring balance due to the weight of the stone. Now, slowly dip the stone in the water in a container as shown in the figure 10.6b. Okay. Now, observe that happens to elongations of the string or the reading on the balance. You will find that elongation of the string or the reading of the balance decrease as stone is gradually lowered in the water। तो यहाँ पर जो एलोगेशन ऑफ द स्ट्रिंग है या फिर रीडिंग ऑफ द बैलेंस है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे स्टोन पानी के अंदर लोअर्ड इन द वाटर चला जाएगा। हाउएवर नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व वंस स्टोन गेट्स फुली इम्प्रेस्ड इन द वाटर। एक बार पानी के अंदर डूब जाए इसके बाद रीडिंग में खास कोई चेंज आपको नजर नहीं आएंगे, चेंज वहीं पर रुक जाएंगे। फुली इम्प्रेस्ड इन द वाटर, यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर जो डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हुआ है या फिर रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस देखने को मिले हैं, ये क्या इंफॉर्मेशन की तरफ हमें ले जाते हैं? वी नो दैट द elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो elongation produced in the string, elongation का मतलब होता है तनाव। ठीक है। जो यहाँ पर स्ट्रिंग था, रबर स्ट्रिंग था, इसके अंदर जो तनाव पैदा हुआ है या स्प्रिंग बैलेंस के अंदर तनाव पैदा हुआ है, इसके पीछे वजह है वेट ऑफ द स्टोन। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वंस स्टोन इज लोअर्ड इन द वाटर। जैसे ही एक बार पानी के अंदर चला गया
इसके साथ ही जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, एक्सटेंशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक मतलब ये हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन पर कोई फोर्स यहाँ पर एक्टेड हो रहा है, एंड एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑफ द स्प्रिंग डिक्रीज, जिसके कारण जो स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा था ये डिक्रीज हो रहा है। हेंस द एलोगेशन आर ऑल्सो डिक्रीज, और तनाव भी डिक्रीज हो रहा है। एज डिस्कस अर्लियर दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। जैसे कि आगे के प्रीवियस वीडियो में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पर जो स्टोन इम्प्रेस हो रहा है उस वक्त अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर थ्रू जो फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हुआ है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर, इट इज़ नोन एज द फोर्स ऑफ बायंसी, जिसे फोर्स ऑफ बायंसी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द बायंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, कितना मैग्नीट्यूड इसका एक्सपीरियंस होगा। या फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि इट इज़ द सेम इन ऑल द फ्लूइड्स फॉर द गिवन बॉडी। सेम ऑब्जेक्ट के लिए क्या कोई भी लिक्विड के अंदर, कोई भी फ्लूइड्स के अंदर सेम वैल्यू मिलेगी, या ऑल बॉडीज इन गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस द सेम बायंट फोर्स, या कोई भी बॉडी के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी फ्लूइड्स के अंदर या गिवन फ्लूइड्स के अंदर हमें इक्वल बायंट फोर्स देखने को मिलेगा। ये सारे जो क्वेश्चन हमारे मन में हो रहे हैं, इसका जवाब कंटेन इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये सारे जवाब हमें आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से मिलेंगे, जो ये कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज इम्प्रेस्ड फुली और पार्शियली इन ए फ्लूइड। आर्किमिडीज कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये इम्प्रेस्ड हो रहा है फुली या पार्शियली फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स के अंदर जब इसे इम्प्रेस करते हैं, फिर वो अंशतः हो या पूर्ण रूप से हो, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तब उस पर अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। और ये कितना होता है, बिल्कुल इक्वली मैग्नीट्यूड से होता है वेट ऑफ द फ्लूइड की, डिस्प्लेस बाय, जो इसके कारण डिस्प्लेस हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन है, या फिर यहाँ पर हमने जो सेंटेंस स्टेटेड किए, इज कॉल्ड द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या अब आपको लगता है कि आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाई द फर्दर डिक्रीजेस इन द एलोगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 10.7? इसके बाद आगे जो डिक्रीजेस हुआ वो एक्टिविटी 7 में क्यों नहीं दिखाई दिया? एज द स्टोन वाज फुली इमर्स्ड इन वाटर, जब वो पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा तब। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मैनी एप्लीकेशन, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज इन द डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स, lactometer which are used to determine the purity of the sample of milk, and hydrometer used to determine the density of the liquids are based on this principle. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा ही लैक्टोमीटर बनाया जाता है, जो दूध की शुद्धता की पहचान करता है, या फिर हाइड्रोमीटर बनाया जाता है जो कोई भी लिक्विड की डेंसिटी डिटरमाइन करता है, या फिर बड़े बड़े जहाज और सबमरीन्स बनाए जाते हैं, उससे डिज़ाइन किए जाते हैं। इस हर के पीछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन काम करती है। ओके, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंस थे वो हम इसके साथ आपसे शेयर कर रहे हैं। फिर से एक बार कंटिन्यू करते हुए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इम्प्रेस्ड फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट्स एक्सपीरियंस an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Archimedes principle has many applications. It is used in designing the ship and submarine. Lactometer, which are used to determine the purity of the sample of milk, and hydrometer used for the determining the density of liquids, are based on these principles. Okay. Dear friends, I hope so you understand very well activity 10.7's explanation, and also what to say Archimedes principle and where is applied, कहाँ पर इसका यूज़ है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई होप सो ऑल्सो। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे राइट मार्क कर दिया होगा। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है।
जहाँ आपको इसे स्टेटेड करना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एग्जाम्पल थ्रू, और साथ में आपको इसके यूजेस भी बताने हैं। तो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये IMP क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।